हे गाइस, कैसे हैं आप सब? सब चंगा? क्या चल रहा है? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विथ अस माय डियर। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। इसके अलावा मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। खुद तो कनेक्ट होंगे ही होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए इस ऐप से कनेक्ट हो जाएं। माय डियर, क्या मिलेगा आपको हमारे इस ऐप से कनेक्ट होने से, क्या बेनिफिट्स हैं? तो देखो यार, मैं बेनिफिट्स के बारे में कहूँ तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है। इसमें आप अपने डाउट्स पूछते हो, आप हमसे इंगेज करते हो, जो भी मन में आपके सवाल होता है आप बिंदास होकर पूछते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग के दौरान दोस्त हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया है। इसके अलावा जिन्होंने सही किया है उन्होंने कितने टाइम में किया है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। आप क्या करते हो, नॉर्मली सिर्फ एक चैप्टर खत्म किया, फिर दूसरा खत्म किया, फिर तीसरा खत्म किया। आपने ये नहीं देखा कि आपने जब पढ़ा तो आपकी पढ़ाई कैसी रही, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे घुमाता है क्वेश्चन आपके साथ, आपका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, आप राइट डायरेक्शन में हो या रॉन्ग डायरेक्शन में हो। इन सभी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, वो है मॉक टेस्ट देना और क्विज देना। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का मौका देती है। आप हमसे जब लाइव कनेक्ट होंगे तो आपको इसका मौका मिलेगा कि आप हमारे साथ जुड़ें और लाइव मॉक टेस्ट और क्विज अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो और आपको भी कितने हार्डवर्क की ज़रूरत है दोस्त। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का आइडिया जितना भी प्लान है A to Z, वो अपने आप में कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स बोले तो एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में रहने वाला। इसका ये मतलब कि भाई नॉर्मली आप क्लास में जाओगे तो आपको DPP मिलती है, उसको आप सॉल्व करोगे। DPP को सॉल्व करने के बाद आपके डाउट्स होंगे, फिर DPP 2, DPP 3 एंड सो ऑन। इसके बाद और डाउट्स आएंगे आपके, फिर उसको सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपका माइनर टेस्ट होगा, फिर आपका मेजर टेस्ट होगा। मतलब कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बना हुआ है। इसके अलावा चूँकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सारे फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं, तो हर फैकल्टी का अपना फिक्स शेड्यूल है, फिक्स टाइम है, फिक्स बैच है। आप जिस बैच में अपने आप को एनरोल करोगे उस बैच के अकॉर्डिंग आपको डाला जाएगा। दैट मीन्स कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है। कोई क्लास आपके दूसरी क्लास से कभी क्लैश नहीं करेगी। आपका बॉडी क्लॉक, आपका माइंड क्लॉक एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज यार अनलिमिटेड एक्सेस। इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे इसका नज़र आता है ये है कि इनकेस अगर आप हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा माय डियर, अनअकैडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं और हर फैकल्टी अपने आप में एक टॉप क्लास का फैकल्टी है। तो आपको इस अनलिमिटेड एक्सेस की हेल्प से प्लस कोर्स तो आप एक अमाउंट का पे करोगे, लेकिन फैकल्टीज से आप n फैकल्टी से पढ़ोगे। खासियत है कि आप n नंबर ऑफ फैकल्टीज से पढ़ो, मतलब केमिस्ट्री 10 से पढ़नी तुम्हारी मर्जी, 10 से पढ़ो भैया। तुम्हें अच्छा लग रहा है फिजिक्स 20 से पढ़ना है, 20 से पढ़ो। तुम्हें इस बैच में जाना है, तुम्हें इस बैच में जाना है। तुम्हारा टीचर, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा टाइम, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसे बोलते हैं अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं हो। ठीक है। अपने कंफर्ट जोन में रह के स्टडी करो यार। ठीक है। हमसे इस सारे फ़ायदों का फ़ायदा उठाने के लिए, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए हमारा बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी है। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ माय डियर? तो देखो, जो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो करीबन साल का मेरे हिसाब से 1.25 लाख के करीब लेते होंगे, और उस अमाउंट में आपको पढ़ाने वाला फैकल्टी मात्र 1 या 2 होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे।
यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो 1 ईयर का कोर्स का अमाउंट है वो है ओनली एंड ओनली 30,000। इसके अलावा भी दोस्त अगर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, और ये डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल सकता है। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। अपने माइंड में इस कोड को सेटअप लो और इस कोड की हेल्प से आप मुझे अपने आप को 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ। इस फ़ायदे के बाद आपको जो अमाउंट हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा 27,000। मतलब इस 27,000 के अमाउंट में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, दैट इज़ PCM। इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं। तो सोचो इससे इकोनॉमिकल, इससे अफोर्डेबल क्या होगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चे अगर आप 11th में हो या आपके ड्रॉप आउट करने का प्लान है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हो माय डियर यहाँ का डिफरेंस। आप देखो 1 ईयर का प्लान हमारा 27,000 का है और 2 ईयर का प्लान हमारा 32,400 का है। अगर मैं इसके गैप को डिफरेंस देखूँ तो ये आ रहा है नियरली 5,400 का। मतलब 5,400 के गैप में आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो 5,400, लेकिन आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि जो जर्नी आपके साथ 12 महीने की थी अब वो जर्नी 24 महीने की होगी। लॉन्ग जर्नी होगी, ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा स्टडी और ज़्यादा हार्डवर्क कर पाओगे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओगे, ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, ज़्यादा फैकल्टी से इंटरेक्शन करोगे। ठीक है। इसके अलावा आपसे मैं कभी नहीं कहूँगा कि यार 3 मंथ और 6 मंथ के प्लान को लो। ऐसा मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ लेने को, क्योंकि देखो यार हर चीज़ का स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है कि यार आपको पता है कि अगर मैं पूरी PCM को मिला दूँ टोटल मिला के तो लगभग 90+ सब्जेक्ट होते हैं दोस्त। अब यार 90+ सब्जेक्ट टॉपिक, ठीक है, 90+ टॉपिक से हमारे पास 3 सब्जेक्ट मिला के, अब 90+ टॉपिक को अगर मैं देखूं तो क्या रियलिटी में तुम उसको 6 महीने या 3 महीने में ख़त्म कर पाओगे? आंसर इज़ नहीं यार, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है। 90+ चैप्टर्स को उस पर क्वेश्चंस लगाना 3 महीने 6 महीने में यार नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा दोस्त अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट को भी आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है। माय डियर, अनअकैडमी अपने प्राइस में हाइक करने जा रही है और प्राइस हाइक होने की जो रेंजेस है वो कुछ इस प्रकार हैं कि जो करंट प्राइस चल रही है जहाँ पे आपको 1 ईयर का मेरे कोड दैट इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN, इसके कोड के साथ आपको 27,000 अभी तक अमाउंट था। आफ्टर दिस जब न्यू प्राइस आएगा तो वो आएगा 34,650, सेम एज जो 2 ईयर का प्लान आपका 32,400 का था, अब वो 5400 का हो जाने वाला है। अभी हुआ नहीं, हो जाने वाला है। ये प्राइस आपकी 10 सितंबर को होगी, 10 सितंबर को इस प्राइस में हाइक होगा। माय डियर अभी भी आपके पास मौका है, अच्छा समय है कि आप करंट प्राइस में ले लो, नहीं तो वही चीज़ आपको बाद में महंगी पड़ेगी। दोस्त पढ़ना तो है ही, स्टडी तो करनी है ही है, आज नहीं तो कल तो करोगे, कहाँ जाना है। जब आपको स्टडी करनी है, आपको लेना है, तो देर किस बात का। ठीक है। करंट प्राइस में जो भी है उसका फ़ायदा उठाओ यार, अदरवाइज न्यू प्राइस में आपको ये चीज़ महंगी पड़ेगी। ठीक है। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक माय डियर, इसके अलावा ये कुछ झलकियाँ हैं, आप देख सकते हैं हमारे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे मैं PYQ सीरीज़ लेता हूँ। मैं रोज़ रात में लगभग 9 बजे आता हूँ। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारी क्लासेस मैंने दे रखी हैं यार। मैंने मॉक टेस्ट करवा रखा है, मैंने 500 PYQ सीरीज चल रही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की है, केमिकल काइनेटिक्स की है, और बहुत सारी सीरीज़ है। आप देखो तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब दिस इज पार्ट 26, तो सोचो कितने पार्ट्स हो चुके हैं। इतने सारे मैं अच्छे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे धीरेन क्षेत्रपाल सर्च करिए और मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि कब कब मेरी लाइव क्लास आ रही है। ठीक है। ये कुछ झलकियाँ हैं लाइव क्लास के अंदर दौरान की। बच्चे हमसे सवाल करते हैं, हम बिंदास होकर उनके डाउट्स को बताते हैं। ठीक है, जो भी मन में होता है। इसके अलावा बच्चे हमसे क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग करने कहते हैं। क्वेश्चन आंसर पोलिंग मैंने आपको कहा था, मुझे फ़ायदा मिल जाता है, हमें पता चलता है कितने बच्चों ने सवाल को सही किया, कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया। एक बार एंजॉय करके देखो, बहुत 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 मज़ा आने वाला है, बहुत बहुत नई चीज़ है। ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है
कि फटाफट से हमारे इस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे कनेक्ट हो जाएं। ठीक है माय डियर, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज को दौरान दोस्त अपन लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 12 पढ़ रहे हैं और इसका मतलब मैं पार्ट 11 तक आपको पढ़ा चुका हूं और पार्ट 11 के बाद आज जो शुरू होने वाला है वो है हमारा पार्ट 12। ठीक है, इस पार्ट 12 में अपन लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? मैंने आपको एडिशन रिएक्शन की टाइप पढ़ाई है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। उसके बाद मैंने सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन उसमें मैंने पढ़ाया, SN1 SN2 बहुत कुछ पढ़ चुके हैं यार। मतलब पार्ट 11 तक तो बड़ा मज़ा आ चुका है। आगे भी आपको मज़ा आएगा, गारंटी है मेरी ये। तो आज जो अपन लोग शुरू कर रहे हैं वो है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कौन सा शुरू करने जा रहा हूँ वो है मेरा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने वाली है और उसमें भी बेंजीन रिंग पे कैसे आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे। ठीक है, ओके, तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आएगा आप हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्त सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके सामने एक बेंजीन है, आप इस टॉपिक को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बुलाते हो, इसको न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं बुलाते हो? ठीक है, मैं आपको बहुत शिद्दत से दो ऑप्शन देता हूँ। एक मैं देता हूँ आपको, बेटा इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ, और एक बेटा इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ। दिल से बताना आप किसका अटैक कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, तो देखो यार, ये हमारी बेंजीन रिंग है और आपको पता है कि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं। और चूंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होगी तो आपके सामने ऑप्शन दो हैं, एक ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का, एक ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का। आप मुझे खुद बताओ क्या आप किसका अटैक कराओगे? अगर थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे पाई बहुत डेंसिटी है तो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है? आंसर इज नहीं, न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब जो अटैक करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और वो तो मर ही रहा है, वहां जाना चाहता है जहां पे भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मान लोगे दोस्त, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक होने वाली है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की होने वाली है। अब दूसरा वर्ड इन्होंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई ना कोई तो सब्स्टिट्यूट होगा। तो आओ शुरू करते हैं, बेसिक मोड को समझते हैं कि कौन सब्स्टिट्यूट होगा और क्या होने वाला है। तो ये बात तो मान लोगे कि हाँ यार, इसके अंदर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, बाकी बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो जो बेसिक मैकेनिज्म मुझे सिखाती है, मुझे सिखाती है वो ये कहती है कि यार आपके पास बेंजीन रिंग है, हमने कहा हाँ ठीक है, और मैं इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा सकता हूँ, हाँ करा सकता हूँ, क्यों नहीं। ठीक है, अटैक कराने के लिए मैंने इस बॉन्ड को खोलना है, यहाँ पे आपका मान लो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पे अटैक हुआ। अब ये बॉन्ड वैसे का वैसे, ये बॉन्ड वैसे का वैसे, ये बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ पे आ चुका है ये, हाँ बाकी यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये रेजोनेंस टेक प्लेस करा दो पूरी तरह से, ये आप रेजोनेंस टेक प्लेस करा दो पूरी तरह से, आपको रेजोनेंस बहुत अच्छी तरह आता होगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पहुँचा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, और ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसे, फिर ये बॉन्ड यहाँ पहुँचा और रेजोनेंस होने के साथ साथ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया दोस्त, और इलेक्ट्रोफाइल कुछ ऐसा। अब क्या करोगे? अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप क्या करोगे? कोई ना कोई तो पक्का होगा जो उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो दोस्त ये सबसे पहला 2 स्टेप की रिएक्शन होती है दोस्त। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही होता है जो हम अभी किए हैं, और इसी स्टेप का नाम होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो आपने किसका अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया है। अब क्या करने वाले हो स्टेप सेकंड में?
अब क्या करने वाले हो स्टेप सेकंड में, डीप्रोटोनेशन ऑफ H प्लस आयन। आप लॉजिकली सोचना यार, हमारी कंडीशन पीछे कुछ ऐसी आ रही थी दोस्त, ये वाली कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करूँगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। और हाइड्रोजन को जब मैं बाहर निकालूंगा तो डीप्रोटोनेट करूँगा, मतलब H प्लस को बाहर निकालूंगा। निकालने के लिए H प्लस अकेला है, अकेला तो बेटा इसको वापस डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा कोई बेस डालते हो। बेस क्या करता है, ये एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस कर जाती है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाता है और बेस के साथ हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है दोस्त, मान लो अगर तुम बेस ना डाले होते तो क्या होता, बेस ना डाले होते तो बेटा ऐसा होता कि ये इलेक्ट्रोफाइल जब बनता तो ये H प्लस जो है ये फिर से अटैक करने की सोचता, क्योंकि ये H प्लस क्या है, प्रोटॉन है और यहाँ पे भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो आप खुद लॉजिकली सोचो, क्या उसको तुम रोक पाओगे? आंसर इज नहीं। तुम्हें तो आत्मा को संतुष्टि देनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसकी आत्मा को संतुष्टि दोगे तभी जब तुम्हें यहाँ पे कोई बेस पड़ा हो या कुछ पड़ा हो ऐसा जो हाइड्रोजन को वापस अटैक करने से रोक सके। ठीक है दोस्त, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं ये बात कि ये वाला स्टेप जो होता है ये हमारा फास्ट होता है दोस्त, और ये वाला स्टेप जो होता है ये हमारा स्लो होता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हमारा स्लो है और अटैक करने के बाद जो स्टेप सेकंड में आप डीप्रोटोनेट करते हो वो हमारा स्टेप फास्ट है। क्या हो जाएगा स्लो और फास्ट से? तो हो ये जाएगा कि हमको इससे RDS का पता चल जाएगा, रीडिटरमाइनिंग स्टेप पता चल जाएगा। इसके अलावा हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको ये बात दिख रही है कि यार रिएक्शन जो है दोस्त, ये 2 स्टेप्स की है, 2 स्टेप रिएक्शन है। जिसमें पहले स्टेप में आपका क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट पे कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट समथिंग कुछ था, आप कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हो और कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं। ठीक है, अब मेरी बात तुम बहुत ध्यान से सुनो। इसमें से ये भी हमने देखा कि जो स्टेप फर्स्ट है वो हमारा क्या है, स्लो है, और दोस्त स्टेप सेकंड जो है वो फास्ट है। तो एक बात तो तुम्हें पता चल चुकी होगी, याद करो, द स्लोएस्ट स्टेप इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो खटक से आंसर दोगे सर स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये पहली बात थी दोस्त, ये दूसरी बात दोस्त। अब तीसरी बात सुनो। तीसरी बात ये सुनो कि चूंकि तुम्हें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस 1, ये मैं फॉर्मूला बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ और बहुत बार बता चुका हूँ। ट्रांजिशन स्टेट निकालना हो तो इंटरमीडिएट प्लस 1, इसका मतलब दोस्त इंटरमीडिएट चूंकि तुम्हारे पास 1 है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे 2, और जब ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेंगे तो ग्राफ में कितने पीक आएंगे, 2 पीक्स आएंगे। तो देख पाओगे जब अपन लोग इससे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कितने पीक पाएंगे दोस्त, 2 पीक पाएंगे। और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो स्टेप स्लो होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी और जो स्टेप फास्ट होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी। इसका मतलब मैं ग्राफ में जब 2 पीक बनाऊंगा तो दोनों पीक में एक की एनर्जी हाई और एक की एनर्जी लो होगी। ठीक है, तो आओ क्यों ना सीधे ग्राफ पे बना के डिस्कशन कर लें। ठीक है, ये मेरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है दोस्त, ये मेरा एनर्जी है और ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कहीं मान लेना, इमेजिन करना कि यहाँ पे प्योर बेंजीन रही होगी एज ए रिएक्टेंट। ठीक है, इस एनर्जी स्टेट पे, ओके, यहाँ पे कहीं आपकी बेंजीन रही होगी इस एनर्जी स्टेट पे। इसके बाद पहले मैं आपको ग्राफ बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ग्राफ क्या था। ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। ग्राफ ऐसे होने का मतलब क्या है दोस्त, मतलब ये है कि तुम्हारा यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है
इसके अलावा यहां पे तुम्हारा इंटरमीडिएट बन गया, यहां पे तुम्हारा इंटरमीडिएट बन गया, और यहां पे डीप्रोटोनेशन होगा, H+ बाहर निकल रहा होगा, यहां पे तुम्हारा H+ बाहर निकल रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रही होगी, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। और फाइनली तुम्हारे यहाँ पे प्रोडक्ट बन चुका है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह पे आके बैठ गया है। ठीक है, तो दो तरह के ट्रांजिशन स्टेट नजर आए, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। अब देखो, एक को मैंने पीक थोड़ी सी ऊपर बनाई है और दूसरे को पीक थोड़ी सी मैंने नीचे बनाई है। चूंकि मैंने पीक एक पे थोड़ी सी ऊपर बनाई है, दूसरे पे पीक थोड़ी सी नीचे बनाई है, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट है और एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो फर्स्ट है वो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड आ रही है। और हो भी क्यों ना, ये बता तो रहा है कि यार ये स्टेप स्लो है और ये वाला स्टेप क्या है, फास्ट है। भाई फास्ट स्टेप है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम में काम चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर मेरा रिएक्टेंट है दोस्त और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो तुम देख रहे हो प्रोडक्ट की एनर्जी फाइनली कम है, वो तो तुम्हें पता ही है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा एज पर केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट। इसलिए हमेशा अगर आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी क्लासी प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था, मैं ग्राफ के थ्रू तुम्हें समझाना चाहता था कि कैसे कैसे रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो कहानी को आगे पढ़ाते हैं। एक टर्म होता है इसके अंदर, आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है? आइसोटोपिक इफेक्ट ये है कि यार अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन की जगह मैं ड्यूटेरियम लगा दूं, तो क्या असल में रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। तो यार देखो, एक बात सोचो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो दोनों में होगा, नो डाउट। दोनों की कहानी कुछ देर बाद ऐसी हो जाएगी जो कि पहले भी थी, ये स्टेप फर्स्ट में दोस्त। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों की कहानी वैसी की वैसी होगी। यहां तक तो स्टेप स्लो था, इसका भी स्टेप स्लो है दोस्त, इसका भी स्टेप यहां तक स्लो है। अब एक बात बताओ, एक बात बता देना मुझे कि यहां पे D है और यहां पे H है, ये पॉजिटिव है, ये स्टेप मेरा फास्ट है, ये भी स्टेप मेरा फास्ट है, और फाइनली तुम इस H+ को बेस की हेल्प से बाहर निकाल रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो। तुम मुझे बता देना, पर्सनली तुम मुझे बताना कि क्या स्टेप सेकंड से रेट को डिटरमाइन किया हमने? क्या हमने स्टेप सेकंड से रेट को डिटरमाइन किया हमने? आंसर इज नहीं किया। हमने तो स्टेप फर्स्ट से रेट को डिटरमाइन किया, क्योंकि पहला स्टेप स्लो होता है दोस्त, पहला स्टेप स्लो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दूसरा स्टेप तो फास्ट होता है ना, और जो स्लो होता है वो भी हम देख के आए, वो हमारा RDS होता है। तो हाइड्रोजन का निकलना या ड्यूटेरियम का निकलने में कोई अंतर आएगा क्या? आंसर इज नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की जगह कहीं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक ड्यूटेरियम का करने लग जाएंगे तो असर आपको नहीं दिखाई देगा, और जिसमें दिखाई भी देता है वो आगे मैं एक आध पे बात करूंगा, एक्सेप्शनल केस में, वो भी बहुत स्लाइटली सा हम बात करेंगे। अभी मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी स्टेप में पहला स्टेप स्लो है और दूसरा स्टेप फास्ट है। कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे ऐसी कि वो पहली भी स्लो होगी और दूसरी भी स्लो होगी, बहुत स्लो रहेंगी, उस केस में हाँ असर पड़ता है, वो भी बहुत स्लाइटली सा। लेकिन अभी अगर मैं ओवरऑल बेसिक टर्म्स में करूं, एक्सेप्शनल को ध्यान ना दूं, तो मैं क्या कहूंगा कि यार कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिस रेट से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसी रेट से D भी बाहर निकलेगा।
बाहर निकलने की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों का जो निकलने का जो रेट होगा दोस्त वो बराबर होगा, ठीक है। इसलिए जनरली हम लोग बोलते हैं आइसोटोपिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक आध जगह स्लाइटली से हम लोग पढ़ेंगे, नो डाउट, वहाँ पे हम देखेंगे। नॉर्मली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्यूटेरियम होता है वो नियरली 1 होता है। एक आध केस में वो 3.4 और 3 और 4 के बीच में आएगा, वो एक्सेप्शनल केस ही होंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल कंडीशंस आइसोटोप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है? श्योर बढ़े आगे। चलो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। उसके बाद हम आगे ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे केस है जहां पे स्लाइटली सही लेकिन आइसोटोपिक इफेक्ट का असर आया, ठीक है। बट अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। बेसिकली सबका मोड यही होने वाला है, पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट, पहला स्टेप स्लो, दूसरा फास्ट। पहले स्टेप में आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो और दूसरे स्टेप में बेस को अटैक करवाते हो, ठीक है। बेस आके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके चला जाता है, जो हम पीछे करके आए हैं। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इन प्योर बेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा होगा। अभी हम प्योर बेंजीन की बात करेंगे। हम इस प्योर बेंजीन के अंदर देखेंगे कि कैसे अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है। तो शुरू करते हैं दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहला लेट्स सपोज करो मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लोरीनेशन। वैसे जनरली ये हेलोजिनेशन होता है, लेकिन आप ठीक है क्लोरीनेशन पढ़ रहे हो। मतलब मेरे कहने का बस सेंस आपसे कुछ ये है कि मैं ये कुछ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 डालूंगा और ऐसा करने के बाद में ये प्रोडक्ट बना दूंगा और बाहर मैं अपना HCl निकाल दूंगा। लेकिन छुपी रिश्तों अंदर कुछ कहानियाँ होंगी। हम सीखेंगे कि उस कहानी को कैसे टैकल करते हैं और पूरी कहानी वाइज समझेंगे। कुछ रटना नहीं, कुछ भी नहीं रटना है आपने, गारंटी है, मेरी प्रॉमिस है, ठीक है। आओ देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ClCl है, नो डाउट। मैं क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर जा रहा हूँ कि अंदर की कहानी क्या होती होगी और क्यों ऐसा होता होगा। एक एक पॉइंट का आंसर अपना अपन लोग देंगे। तो ClCl है। अब तुम्हारे सामने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 पड़ा है, ठीक है। कौन पड़ा है? एनहाइड्रस AlCl3 पड़ा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा हाइड्रस से क्या होगा, ठीक है। अभी फिलहाल एनहाइड्रस AlCl3 पड़ा है। देखो यार, मान लो दोस्त तुमने इसको ब्रेक किया, ये पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव में ब्रेक हुआ। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि डिब्बे में अगर दो अपोजिट चार्ज होंगे तो वो इंतजार नहीं करेंगे किसी का, वो वापस जुड़ने की सोचेंगे, वो वापस इस तरफ जाएंगे, मतलब बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन तुम्हें असल में क्या चाहिए? तुम्हें फ्री इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो अटैक कर सके। तो अगर मैं किसी तरह इस बॉन्ड को तोड़ भी दूं, Cl प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस और Cl प्लस फिर से वापस चिपक जाएंगे। तो तुम्हें तो फ्री इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रोफाइल तुम कह सकते हो कि तुम्हारे Cl प्लस है, ये तुम्हें फ्री फॉर्म में चाहिए, कंबाइंड फॉर्म में नहीं चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हो? इस AlCl3 का सहारा लेते हो। अब AlCl3 क्या बोलता है? कहता है भैया देखो सर, मैं तो भूखा कंजड़ हूँ। हमने कहा क्या होगा भैया, काहे भूखे कंजड़ हो? कह रहे लो मेरे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने कहा 6 बहुत बढ़िया यार, तो तुम तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। कह रहा हाँ, तभी तो बोलना भूखा कंजड़ हूँ, है ना। अब मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ। तो Cl प्लस ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, खुद तो अलग हो जाते हैं और इस Cl माइनस को उसके साथ इसकी जुगाड़ सेट कर देते हैं। यार ये तो मेरे नहीं तो इसके साथ नहीं छोड़ेंगे तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। Cl माइनस अगर मैं इसके साथ जुगाड़ सेट कर लूँ तो मैं तो अलग हो जाऊँगा और ये अपने जुगाड़ में सेट हो जाएंगे। मतलब ये इसके पास साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, कोई टेंशन ना है, ठीक है। और Cl प्लस बोलेगा भैया अब तो मैं अलग हो गया,
मतलब मैंने क्या किया, Cl+ लिया और Cl- लिया और इसको मैंने AlCl3 से रिएक्ट कराया। इनडायरेक्टली में डिब्बे में है, सब कुछ डिब्बे के अंदर चल रहा है, आपका AlCl4- बना और Cl+ बना। अब जो ये ये Cl+ देख रहे हो, ये कौन सा फॉर्म देख रहे हो, इसका ये फ्री फॉर्म देख रहे हो। अब तो ये जाएगा बेंजीन रिंग के पास, तड़प ही रहा था कि भैया Cl- से छुटकारा मिले तो जाए अटैक करके आए, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस फॉर्म में आ गया, अपने फ्री फॉर्म में आ गया। अब चलो दोस्त चलते हैं अटैक करने। तो भैया अपना शुरू हो गया स्टेप फर्स्ट, दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये आपका Cl+। भाई प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको अटैक मत, इसको फर्स्ट स्टेप मत माना करो। जनरली कुछ बुक्स ऐसा लिख देती हैं कि यार फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी अपने आप में स्टेप है ना, वो सब नहीं तो फिर मैकेनिज्म में 3-3 ग्राफ एपिक बनने लग जाएंगे। ऐसा गलती मत करना दोस्त। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्म होना इज नॉट अ स्टेप, वो एक प्रोसेस है जिससे उसको गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी ये तुम समझ रहे हो कि यार ये मान लो मेरा Cl+ है, अब मुझे Cl+ पे अटैक चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, कैसे भी करके चलो अटैक करते हैं। यहाँ आया Cl-, यहाँ आया Cl+, और यहाँ पे भैया Cl आ गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाकी तो अब जुगाड़ में रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा, सटासट तुम्हारे मेरे बिना इंतजार के रेजोनेंस होगा। ठीक है, रेजोनेंस होने के बाद एक इंटरमीडिएट वाली कंडीशन आएगी, है ना, इंटरमीडिएट वाली कंडीशन आएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और Cl। अब क्या करें, अब क्या करें, ये कह सकते हो कि मैंने इसको कुछ ऐसा सा टाइप बना दिया, ये ऐसे पॉजिटिव लिख दो और यहाँ Cl लिख दो, एक इंटरमीडिएट कंडीशन बन गई। अब कुछ नहीं, स्टेप सेकंड, दैट इज डीप्रोटोनेशन। अब जब डीप्रोटोनेशन होगा दोस्त, तो कंडीशन कुछ ऐसी थी, कंडीशन कुछ ऐसी थी कि एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था ना, यहाँ पे था। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ यार, एक सेकंड बस। है ना, यहाँ मेरा कुछ Cl था और फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। डीप्रोटोनेशन, अब समस्या होती है यार, अगर मैं मान लो ये डीप्रोटोनेशन करता भी हूँ तो किसका सहारा लूँ। तो देखो पीछे जो तुमने ये AlCl4 बनाया ना मेटल पे, तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात होती नहीं है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात होती नहीं है। अब मेटल पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो मेटल बोल रहा है यार हटाओ यार, मुझे नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ से फ्री करो, और यहाँ से H+ भी निकल रहा होता है। तो देखो दोनों काम एक साथ होते हैं, आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाती है। तो भैया ये चलो, तुम भी चलो हम भी चलें यहाँ से प्रोडक्ट बनाने। इसने कहा चलो भैया जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं भैया Cl बनाने, हमारा क्लोरोबेंजीन तैयार होने वाला है, और तुम क्या करोगे H+ ने कहा यार रुको, मैं इधर जुगाड़ सेट कर चुका हूँ अपना। ये वापस वैसे का वैसे ही HCl गैस खटक से उड़ी, और AlCl3 जिस काम के लिए आया है उसने अपना बखूबी वो काम निभाया। कहने का क्या सेंस है दोस्त, AlCl3 कैटलिस्ट के तौर पर आया था और कैटलिस्ट के तौर पर चला जाएगा और हमको मेन दे जाएगा बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। बहुत मस्त चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, अगर तुम उसको दिल पे ले के सीखो तो। ठीक है, ठीक है। अब हमने बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना ली। अब ये मन में तो सवाल उमड़ा होगा, सर एनहाइड्रस AlCl3 लिख के बैठे हैं। नहीं सर, एक काम करो सर, हाइड्रस AlCl3 लिखो, हाइड्रस लिखो। भैया अगर मैं ये लिख रहा हूँ और ये लिख के गलती कर गया ना, तो गलती पता है क्या होगी, आओ गलती दिखाते हैं क्या होगी। ये जो हाइड्रस AlCl3 लिख लिए ना, तो वाटर अपने जुगाड़ में लग जाएगा। वाटर बोलेगा देखो भैया ऐसा है कि यहाँ पानी पड़ा है, और ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है।
ठीक है, और मेरे पर डेफिशिएंसी, तुम आओ, तुम अटैक कर दो मेरे पे, लो भैया ये तो बवाल ही हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे बवाल होने लग जाएगा हैं। अब AlCl3 का काम क्या था? AlCl3 का काम था पीछे जो Cl है बेचारा, उस Cl को छुटकारा दे या फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमें दे। मतलब Cl माइनस को AlCl3 के साथ बोले जा, लेकिन भाई साहब हाइड्रस पड़ा था, पानी ने अपने ही जुगाड़ सेट कर लिया, अब कैसे रिएक्शन कराओगे? अब उस Cl2 के Cl माइनस को कैसे अलग करोगे? नहीं कर पाओगे, और वो छुटकारा नहीं मिलेगा तो तुम्हें फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा, और फ्री फॉर्म नहीं मिलेगा तो रिएक्शन कहाँ की दोस्त। इसलिए कहते हैं हाइड्रस मत डाल दियो, वो अपना जुगाड़ सेट कर लेगा। और AlCl3 जो अपने काम, जिस काम के लाया था, वो उससे कोई और काम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? याद रखना, ये सब चीज़ें बहुत बहुत बारीक सी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो दिल लग जाता है इन सब चीज़ों पे। ठीक है, आई होप तुम्हें आ रहा होगा। तो ये हमने क्या किया? क्लोरीनेशन किया। ठीक है, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप AlCl3 डालो, आप कुछ बुक्स FeCl3 भी डालती हैं, अलग अलग टाइप्स के वो पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि मोस्टली अपन लोग AlCl3 यूज़ करते हैं इसलिए चल जाता है। अगर FeCl3 भी लिख रहा होगा तो घबराइयो नहीं, अगर FeCl3 भी लिखा होगा तो घबराइयो नहीं। जैसे मान लो यहाँ ऐसे लिखा है FeBr3 और एनहाइड्रस लिखा है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट तो भी बनने वाला है यार, प्रोडक्ट तो भी बनने वाला है। ठीक है, बाकी FeBr3 वैसे काम करेगा, प्लस HBr बाहर निकलेगा। लेकिन चूंकि आप लोग जनरली AlCl3 होता है तो ठीक है, बाकी मैकेनिज्म में वही है कि FeBr4 माइनस बन जाता होगा, ठीक है, और यहाँ पे Br प्लस खाली हो जाता होगा, और ये Br प्लस जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक मारता होगा। मैकेनिज्म सेम वही है, कुछ नया उसमें सच नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन। जब आप जैसे Cl2 कर रहे हो तो क्लोरीनेशन, Br कर रहे हो तो ब्रोमिनेशन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला करेंगे अपन लोग नाइट्रेशन। थोड़ा सा मस्त है, अलग है, नाइट्रेशन एकदम अलग है। नाइट्रेशन करने के लिए मतलब मैं चाहता क्या हूँ मैं तुम्हें बता दूँ, मैं बेंजीन लूँगा और मैं इसमें कॉन्क HNO3 को यूज़ करूँगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 लाऊँगा। क्या मैकेनिज्म होने वाली है? तो मैकेनिज्म को बनाने से पहले हमारा काम क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्म करें, है ना। मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो। तुम्हें दिख तो रहा चुका होगा कि NO2 प्लस टूटना चाहिए फ्री फॉर्म में, यही NO2 प्लस आके अटैक कर रहा होगा एज पर मैकेनिज्म कंसेप्ट। लेकिन इन दोनों की हेल्प से NO2 मिल कहाँ रहा है? सवाल ये है कि इन दोनों की हेल्प से NO2 कहाँ मिल रहा है। तो आओ पहले इन दोनों की हेल्प से NO2 क्रिएट करते हैं। तो देखो तुम्हें ये बात पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब तुम आयोनाइज करोगे तो वो कैसे ब्रेक होगा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, है ना। अब ये जो H प्लस खाली होगा, ये तो मानते हो ना कि इतना तुम्हें पता ही है, ये जो H प्लस खाली होगा ये इस नाइट्रिक एसिड में HNO3 कुछ ऐसा है क्या? हाँ, ये HNO3 है, और यहाँ पे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड का H प्लस लिया था, ये फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड है भाई साहब। ये टिंग टिंग टिंग, ये इस पे अटैक, और ये कुछ ऐसा। इसके बाद भाई आप यहाँ से पानी को अलग करते हो और तुम्हारे हाथ में आ जाता है NO2 पॉजिटिव चार्ज। और ये जो NO2 पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा काम करता है तुम्हारे लिए? एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। अब तो तुम्हें क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है, मतलब सीधे अटैक शुरू करनी है। तो शुरू करते हैं अटैक। तो अटैक ऑफ स्टेप फर्स्ट में आ जाएगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ
कि NO2 प्लस का अटैक कराने वाले हैं अपन लोग। वही काम करेंगे जो करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बार बार मैकेनिज्म कोशिश कर रहा हूँ दोस्त ना बनाऊँ, क्योंकि बार बार वही समय वेस्ट होना है। मैं क्यों चाहूँ आपका टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी आपका भी। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और ये हट नहीं है, बाकी आप इसको पूरा घुमा दोगे, रेजोनेंस करा दोगे। ये इधर, ये इधर, मैं लिख दे रहा हूँ आफ्टर रेजोनेंस। ठीक है, इतना आप तुम समझदार हो, समझ गए होगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये स्टेप मेरे सारे स्लो स्टेप्स हैं, ये मेरे सारे स्लो स्टेप हैं, हाई एक्टिवेशन एनर्जी मांगते होंगे, और कह सकते हो कि मैं इसका एक अपने आप में एक इंटरमीडिएट बना देता हूँ, और स्टेप 2 में वही डीप्रोटोनेशन कराने जा रहा हूँ। जब मैं कभी डीप्रोटोनेशन कराऊंगा तो डीप्रोटोनेशन के लिए फिर वही काम करूंगा, यहां से एक्सेस को खाली करूंगा दोस्त। हाँ, अब खाली करने से पहले खाली करने के लिए कोई रास्ता चाहिए। तो देखो देखो हुआ क्या था, वो जो तुम्हारा HSO4 माइनस था ना, है, ये जब खाली होगा ना तो ये वापस इसके साथ चला जाएगा और अपना H2SO4, ओए होए जल्दीबाजी नहीं भाई, हाँ, H2SO4 वापस एज ए कैटलिस्ट आया था, कैटलिस्ट काम कर गया। मतलब यहाँ पे तुम कह सकते हो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, उसने जो है एज अ कैटलिस्ट का बिहेव कराया, और नाइट्रिक एसिड का जो HNO3 वाला फॉर्म था उसने एज अ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, मतलब कह सकते हो, मैं लिख देता हूँ ऑल्सो, अगर आप स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, तगड़ा नाइट्रिक एसिड, वो भी कॉन्क फॉर्म में यूज़ करते हो, तो असल में NO2 जो होता है, HNO3 जो होता है, वो अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में ले लूँ HNO3 के 2 मोल्स ले लूँ, ठीक है, ओके, मतलब मैं ले रहा हूँ H2N2O6 डायरेक्टली, तो अगर मैं इसके 2 फॉर्म ले रहा हूँ तो असल में ये ब्रेक हो जाता है NO2 प्लस और NO3 माइनस में। तो ये NO2 प्लस फिर से मेरा वही काम करता है जो पीछे इलेक्ट्रोफाइल का करा के आए हैं। तो आप चाहे तो एक्सिस ऑफ HNO3 लेके भी आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा N2O5 खुद अगर आप ले लोगे और आप इसको ब्रेक कर दोगे तो ये भी ब्रेक होता है वही NO2 प्लस NO3 माइनस में दोस्त। तो तुम्हारा ये जो NO2 प्लस है ये तेरा एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल में अगर मैं लिख दूं, ओवरऑल में अगर मैं ऐसे लिख दूं, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, और यहां लिख दूं N2O5, है ना, और यहां लिख दूं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, बहुत स्ट्रांग है, तो सबका प्रोडक्ट एक ही बनना है भाई। ठीक है, सबका प्रोडक्ट एक ही बनना है, NO2 आना है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जनरल अपने हिसाब से, कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये आप देखोगे। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाकी मैकेनिज्म सब में वही है कि यार पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, दूसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप किसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल बना लो, है ना, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाओगे दोस्त तो अटैक नहीं कर पाओगे, इसका ख्याल रखना है तुम्हें। ठीक है, तो आओ आगे बढ़ते हैं कहानी को। वो रिएक्शन 2 थी, अब आएगी रिएक्शन 3, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। पहले हमने हेलोजनेशन पढ़ा, फिर हमने नाइट्रेशन पढ़ा, और अब जो है अपन लोग जा रहे हैं सल्फोनेशन की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में मैं करने क्या वाला हूँ, मैं बेंजीन लेने वाला हूँ
और इसको कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराऊंगा, और जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो सल्फोनिक आएगा, एसिड आएगा। इसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड बुलाते हैं, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बुलाते हैं। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था कि ये हर बार ओवरऑल हर जगह भी स्लो रहता है, ये हर जगह स्लो रहता है, तो यहाँ पे स्लाइटली सा आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा, वो देख लेंगे। और पहले मैकेनिज्म को गौर करने से पहले इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले तो तुम्हें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो तुम्हारे लिए एज अटैक का काम करे। तो देखो, असल में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल्स लेते हैं, और जो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा एक्सेस में होने की वजह से 1 मोल दूसरे मोल पे अटैक करता है। इनडायरेक्टली इंटरनल मैकेनिज्म है कि ये आपका जो H+ है और ये जो OH- है, ये H+ इसके लोन पेयर पे जाके इंटरेक्ट करता है। अच्छा, इसको भी ज़्यादा दर्द नहीं है, जाओगे तो ठीक है, हमको रेजोनेंस दे के जाओगे, है ना। इसको भी उतना ज़्यादा दर्द नहीं है, जाओगे तो ठीक है, जाओ, मेरे को रेजोनेंस तुम दे के जाओगे, जाओ, बहुत तुम्हें जाने की पड़ी है, जाओ, है ना। तो जब तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ तो करके ही आओगे वहाँ से, है ना। ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे ऑक्सीजन पे पहुँचे, फिर अच्छी बात नहीं है, फिर ये बॉन्ड टूटने की कगार पे आ जाएगा। और जब दोस्त ये बॉन्ड टूटने की कगार पे आएगा तो कहानी शुरू होगी यहीं से कुछ, कि ये कुछ ऐसे बनने की चांसेस होगी इसकी बाद में। अब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, पानी तो तुमने बाहर निकाल ही दिया, है ना। तो ये ऑक्सीजन का लोन पर बोलेगा, अरे भाई साहब, मुझ पे मैं अटैक कर सकता हूँ, बैक बॉन्डिंग खाली पड़ी है तुम्हारे पास, लिख देता हूँ बीबी, समझ जाना बैक बॉन्डिंग लिखा है। समझदार तो तुम लोग अब हो ही गए हो मेरे साथ रह रह के, है ना। ये इस पे अटैक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और फिर से ये अच्छी बात नहीं है, तो फाइनली तुम्हारे हाथ में आ जाता है SO3, और H+ जो है वो अकेला तो रहेगा नहीं, तो ये जो H+ है वो अपने पानी के साथ जुगाड़ में सेटअप है। ये वाला पानी इसके साथ चंग से अटैक मारता है, मतलब H3O+ बनता है। तुम्हें इन सब से मतलब नहीं है, तुम्हें दोस्त इससे मतलब है SO3 से, यही तुम्हारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो याद रखना, सल्फोनेशन के दौरान हम लोग सबसे पहले, हमारा मेन मोटिव होता है कि हम SO3 को एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कराएं, ठीक है, SO3 को इलेक्ट्रोफाइल तरह यूज़ कराएं। तो अब अपन लोग ने, ये हमारी बेंजीन बन गई है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बहुत स्लो स्टेप है यार, हर जगह स्लो मैं लिखता जाऊंगा, समझ जाना। स्लो क्यों है, देखो, ये ऐसे O पे नेगेटिव, S पे पॉजिटिव, सल्फर एज अ इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने कुछ ऐसे तोड़ा है, यहाँ नेगेटिव तोड़ा है, यहाँ पॉजिटिव तोड़ा है, थोड़ी देर के लिए दोस्त, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, और ये S बहुत आराम से H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये अपने रेजोनेंस करता रहेगा, ये अपना रेजोनेंस करता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बहुत छोटी सी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं इसको तो पहले ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो जाएगी। अच्छा, ये अपना ऊपर इंटरनल रेजोनेंस चल रहा है, मैं नीचे रेजोनेंस दिखा रहा हूँ, ऊपर अपना इंटरनल रेजोनेंस चल रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये स्टेप सेकंड भी है इस बार स्टेप सेकंड में जो डीप प्रोटोनेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और कोई बाहर वाला मेंबर नहीं होता है, कोई बाहर वाला मेंबर नहीं होता,
और यूँ कहूँ कि ये अपने आप में एक स्लो स्टेप रिएक्शन है, मतलब तुम्हारे सामने दोस्त, चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड ही है, अगर मैं एक बार इसको बना लूँ, ये कुछ ऐसा था यार, यहाँ था पॉजिटिव बॉन्ड, यहाँ था बॉन्ड, यहाँ था पॉजिटिव, और मैं इसको SO3 माइनस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी स्टेप अपने आप में बहुत बहुत स्लो है। यहाँ से H+ बाहर निकलता है। ठीक है, आप पीछे जो वो आपका HSO4 माइनस था, ये HSO4 माइनस था, मैकेनिज्म के तौर पर ये SO3 माइनस बनता है। ठीक है, और H2SO4 बाहर निकलता है, और जो इधर देखो, इधर तुम्हारा ये जो पानी के साथ हाइड्रोजन आयन बना था ना पीछे वाला, ये पीछे हाइड्रोजन आयन, इससे बोलेगा बेटा तुम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रख के अच्छा नहीं किए हो, तो हमको दे दो, चलो हमको पॉजिटिव चार्ज मेरा रिटर्न करो। और फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये टूट टाट के कुछ ऐसा दोस्त आएगा। ठीक है, रिंग बना देता हूँ यार, चलो, और यहाँ पे SO3H आ जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये सारे स्टेप्स हमारे स्लो हैं, ये भी स्टेप स्लो है, ये भी स्टेप स्लो है, सब रिवर्सिबल स्टेप हैं आपस में। इसमें तो जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जितने स्टेप्स हम लोग पढ़ते हैं ये सारे रिवर्सिबल होते हैं। चूँकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा, बहुत स्लाइटली सा नहीं, जो आइसोटोपिक इफेक्ट आता है, मतलब मैं जो KH/KD का रेशियो नॉर्मली 1 लिखता हूँ, वो यहाँ पे नियरली 3 से 4 के बीच में होता है, नियरली। इसके पीछे कारण है कि एक्चुअली यहाँ पे सेकंड स्टेप भी स्लो है और फर्स्ट स्टेप भी स्लो है। तो यहाँ से जो H+ निकलेगा, और मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा जो D+ निकलेगा, उसमें अंतर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ, चूँकि ये स्टेप भी स्लो है दोस्त, ये वाला स्टेप भी स्लो है, ठीक है ना। और मैं अगर चूँकि स्लो है, तुम भी जानते हो, तो इसका असर अगर मैं यहाँ से D ले लूँगा तो स्लाइटली सा असर आएगा। हाँ, बहुत स्लाइटली सा असर पड़ेगा। मैंने कहा ना KH और KD का बुक्स जो हैं वो 3 और 4 में लेती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। द रीज़न बिहाइंड एक्टिवेशन एनर्जी तो जनरली हम लोग फर्स्ट स्टेप से देख के निपटा देते हैं, बट बहुत स्लाइटली सा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्लो है, ये फास्ट होता तो एक बार को हम ध्यान ना देते, लेकिन ये भी स्लो है। ठीक है, SO3 माइनस यहाँ पे भी, SO3 माइनस यहाँ पे भी, होना तो वही है, प्रोडक्ट बना जो हम बनाते जा रहे हैं, उस पर कुछ चेंजेस नहीं करने, कंसेप्ट वही रहना है, बस स्लाइटली सा फ़र्क पड़ना है। इसलिए थोड़ा सा है तो फिर स्लाइटली सा फ़र्क पड़ता है। नाइट्रेशन में तो वो भी ना पड़ता, लेकिन इसमें जो है पड़ जाता है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि एक बहुत स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो तुमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है ना SO3H, ये तुम ज़्यादा हीट कर दो H+ के साथ, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे, करीबन बुक लिखती हैं 150 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स पे आप इसको हीट करो, तो आपको वापस प्योर बेंजीन मिल जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड अपना अलग हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये याद रखना कि रिवर्सिबल होता है। मैकेनिज्म मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ इसकी भी, अगर तुम्हें इसकी मैकेनिज्म का उतना बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करना है अपनी केमिस्ट्री में, मान के चलना कुछ ऐसे बना हुआ है यार। ठीक है, आओ ऐसे जगह रिंग ही बना दो यार, नहीं तो रिंग को तोड़ने और जोड़ने में तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी और तुम वहाँ दगाबाजी करोगे हमारे साथ। देखो यहाँ पे H+ पड़ता है ना, H+ बोलूँ या पानी का H2O बोलूँ, बात एक ही है, क्योंकि थोड़ा सा वाटर फॉर्म में होगा। असल में H+ तो अटैक करने जा ही सकता है, नो डाउट। तो जब H+ अटैक करने जाता है तो समथिंग कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और हाइड्रोजन ने इस पे तो यहाँ पे अटैक किया होगा दोस्त।
डंडे उतने अच्छे बनते नहीं हैं मुझसे, आए है ना, ये बात तुम थोड़ी मानने लग गए हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पे H प्लस जो है ना, ये फिर इंटरनल मैकेनिज्म की हेल्प से, अरे हाँ, इंटरनल मैकेनिज्म की हेल्प से यहाँ से H प्लस को बाहर किया जाता है। मतलब तुम चाहो तो उसके पानी वानी पे अटैक मार सकते हो, ठीक है। और जब पानी पे अटैक करोगे और इस बॉन्ड को आप बाहर खींच सकते हो, आपकी मर्जी है, बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और फाइनली तुम कह सकते हो तुमने बॉन्ड को किसी तरह ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुम्हें बेंजीन वापस मिल गई, और यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छी बात है नहीं, लेकिन वाटर बैठा है, कह रहा है तुम काहे चिंता करते हो यार, अपने पानी फॉर्म में बैठे हैं ना, तुम्हारे लिए आओ ना। तो वापस सल्फ्यूरिक एसिड बनने की चांसेस होती है, लेकिन तुम्हारा ये बेंजीन मिल गया। तो अल्टीमेटली तुम्हें बस मेन देखना है कि आप बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से बेंजीन को भी रिवर्स रिएक्शन करा सकते हो। फ्यूचर में क्या होगा, वो पूरी रिएक्शन के बाद लिख देगा अल्का H प्लस हीट हाई टेम्परेचर, तो ये याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्पेशली थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन होती है, बस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने सीखा, पहले हमने क्लोरीनेशन सीखा, फिर हमने या हेलोजिनेशन सीखा, फिर हमने नाइट्रेशन सीखा, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा। अब जो सीखने जा रहे हैं वो अपने आप में एक तोड़ चीज़ है, इसको बोलते हैं फ्री या फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं इसको। कैसे ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन काम करती है कि इसके दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, और कैसे इसका रिएक्शन में रोल होता है। FCR शॉर्टकट में बुलाते हैं। ये FCR दो तरह के होते हैं, एक आपका एल्काइलेशन, एक आपका एसाइलेशन। हम इसी की डेप्थ में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब हम लोग को एल्काइलेशन करना है और कब हमको एसाइलेशन करना है और क्या होता है। तो स्टार्टअप देते हैं यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्काइलेशन की तरफ से। तो देखो दोस्त, क्या होता है एल्काइलेशन, कैसे काम करता है एल्काइलेशन। हाँ, हमारा मेन मोटिव है कि ये मेरे पास RCl है और यहाँ तुमने अपना वही एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया और जो है रिप्लेसमेंट की तैयारी पे हो। रिप्लेसमेंट की तैयारी तुमने कुछ ऐसी कर दी और यहाँ पे R ला दिया, ठीक है। काम वही, नाम अलग थोड़ा सा। तो मैकेनिज्म को स्टार्टअप देने से पहले हम इतना कर लेते हैं कि RCl डिब्बे में होगा दोस्त, और RCl के डिब्बे में तुम्हें पता है थोड़ा सा पार्शली नेगेटिव है, R प्लस और Cl माइनस थोड़ा अलग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि डिब्बे में है इसलिए वापस आने की जुगाड़ में होंगे। तो तुम इनके लिए क्या करोगे, Cl माइनस को बोलोगे यार ले, मैं तुम्हें AlCl3 तो दे रहा हूँ, जा तू इस पे अटैक कर और तू अपना जुगाड़ सेट कर, मेरा पीछा छोड़। AlCl4 माइनस रे, है ना। R प्लस बोलेगा मेरा पीछा छोड़, मुझे जो है फ्री फॉर्म में रहने दे, तो मैं चलूँ बेंजीन के पास, वहाँ भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वहाँ जा रहा हूँ अटैक करने, तुम्हारे साथ रह के क्या मज़ा आएगा, ठीक है। तो Cl भी बोलता है जाओ भैया, हमको क्या है, हमको तो AlCl3 तुम दे के जा रहे हो, जब तुम हमको AlCl3 दे के जा रहे हो तो मुझे वो इतना टेंशन ना है, बाद में देखा जाएगा। अब भैया मैकेनिज्म सेम वही होने वाली है। स्टेप फर्स्ट, दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या यूँ कहूँ यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूँ R प्लस। और जब मैं इसका अटैक कराने की सोचूंगा, तो कुछ ऐसा समथिंग, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ आ गया R दोस्त और यहाँ आ गया दोस्त पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये रिएक्शन तुम कुछ ऐसी करोगे,
टिंगलिंग, ठीक है। और तुम कह सकते हो कि तुमने इंटरमीडिएट तैयार किया, तुमने इंटरमीडिएट तैयार किया। और फाइनली स्टेप सेकंड में आप जो है अटैक करा सकते हो, मतलब डीप्रोटोनेशन कर सकते हो, मतलब तुम डीप्रोटोनेशन कर सकते हो दोस्त। डीप्रोटोनेशन करने में कुछ ऐसा है, मतलब पीछे वाला प्रोडक्ट देख लूं क्या बना है हमने। हाँ, एक ये यहाँ रखा है, एक ये यहाँ रखा है, यहाँ, और ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अब तो बस H को बाहर निकालना है। ये स्टेप मेरा वैसे भी फास्ट है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, निकालते साइन AlCl4 का तुम यूज़ लोगे, AlCl4 माइनस का, Cl बोलेगा आ गई मेरी याद, आ गई मेरी याद, मेटल पे नेगेटिव था, तुम्हें पता अच्छी बात है नहीं, अच्छी बात नहीं है तो क्यों ना यार थोड़ा थोड़ी खेलें, ठीक है, चार्ज हट ख़त्म करें। Cl माइनस बोलेगा तुमने मुझे अलग किया था ना, लो अब तुम्हारे तुम्हारे दोस्त भेजता हूँ, यो, ये बना R, बाहर निकला HCl प्लस निकला AlCl3, ठीक है भैया। तो तुम्हारे से मतलब नहीं, तुम्हारा तो क्या तैयार हुआ, तुम्हारे अल्काइल बेंजीन तैयार हुई, तुम्हारा काम सेट है ना। अब थोड़ा सा इसी का अपन लोग लेवल बढ़ाने जा रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे कब कब कैसे कैसे फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का फ़ायदा उठा के अपन लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये क्या भाई, क्वेश्चन आ गया। अभी 1 सेकंड रुक जाओ यार। थोड़ा सा अगर मैं मुझे मौका दूँ तो मैं पेज एक आध बढ़ा लूँ यार। बस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। मतलब सिर्फ आर की जगह कैसे कैसे आर होते हैं, क्या क्या आर का काम होता है। अब देखो मैं पूरी मैकेनिज्म तो पोज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल बना, अब अटैक तो तुम करा लो। जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे बताना ही चाहिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगा दोस्त, हेल्प करूँगा तुम्हारी। लेकिन नहीं तो तुम यार खुद थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे। जैसे अगर शुरुआत करते हैं, तुम्हारे सामने प्योर बेंजीन है पहले तो, और तुमने CH3Cl लिया, सबसे पहला स्टेप। यहाँ पे तुमने एनहाइड्रस AlCl3 कर लिया। मैं बस इलेक्ट्रोफाइल लिखता जाऊँगा और तुम प्रोडक्ट बनाते चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस मैकेनिज्म का वो कौन होगा, CH3 प्लस होगा। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल था। यही चीज़ अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूँ, CH3CH2Cl कर दूँ, एनहाइड्रस AlCl3 कर दूँ, तो दोस्त इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कुछ ये होगा, CH3CH2 पॉजिटिव। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल लिखता जाऊँगा यार, इसके बाद तो देखो वही है, बार बार टाइम ना वेस्ट कराओ अपना भी मेरा भी। और ये बनाओ CH2CH3, ठीक है, प्लस बाकी बाय प्रोडक्ट निकालते रहना। हाँ, अगर थोड़ा सा स्टेप मैं कुछ ऐसा कर दूं और मैं वही एनहाइड्रस AlCl3 लेके प्रोडक्ट सोचूं, तो इस बार थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। समझदारी ये दिखानी है कि जब तुम ये CH3CH2CH2Cl के साथ तुम वही एनहाइड्रस AlCl3 डाल रहे हो दोस्त, तो पहले तो तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल ये नज़र आएगा, ये AlCl4 माइनस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका अटैक तुरंत मत कराना। क्यों नहीं कराना, तो देखो हमने एक टर्म पढ़ा था हाइड्राइड शिफ्ट,
अब मैं हाइड्रेट शिफ्ट की मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं पीछे बहुत देर बता चुका हूँ, लेकिन हाइड्रेट शिफ्ट करने से दोस्त इतना मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और दोस्त ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन की एनर्जी जो है वो 1 डिग्री से थोड़ी कम रहेगी, या यूँ कहूँ 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस बार जब तू अटैक करेगा ना, जब तू अटैक करेगा बेंजीन पे, ठीक है, तो ये आप 2 डिग्री पे करोगे, ठीक है, अटैक आप 2 डिग्री पे करोगे। मतलब अल्टीमेटली मैं आपसे प्रोडक्ट इसका कुछ ये चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, यहाँ सीएल था, और मैं आपसे प्रोडक्ट कुछ ये चाह रहा हूँ। बाकी एलएनसी पूरी करते रहना, ठीक है। मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है कि हम ये मेन देख रहे हैं कि कहाँ पे कैसे अटैक देखना है। आपका स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, वो अटैक करे। यही तुम्हारे दिमाग की समझदारी है और यही तुम्हें असली रिएक्शन के प्रोडक्ट तक पहुंचाएगी। चलो आओ अगला देखो दोस्त। ऐसा है कि आप यहाँ FeCl3 भी यूज़ कर सकते हो, BCl3 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली चूँकि AlCl3 यूज़ करते हैं सब लोग, या मोस्ट ऑफ द आपके कोर्स में भी AlCl3 आता है, इसलिए मैं बार बार AlCl3 का प्रोसीड कर रहा हूँ। इसमें समझदारी क्या दिखानी है हमको, इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से बनाना है। तो देखो, समझ तो गए होगे क्या चाहता हूँ मैं ज़िंदगी से आपकी, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाए होगे, AlCl4 निकालते रहना, अटैक अभी मत कराना। यहाँ पे तुम्हें पता है कि 1,2 तुम मिथाइल शिफ्ट करोगे, इसके शिफ्ट करने से तुम्हें फ़ायदा दोस्त ये होगा कि तुम्हारा ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन से आप कहाँ पहुँच जाओगे दोस्त, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की तरफ पहुँच जाओगे। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से कहीं स्टेबल होता है, तो इसका अटैक कराओगे बेंजीन पे। मतलब यूँ लिया और ये मारा, ठीक है। मतलब मैं तुमसे फाइनली प्रोडक्ट ये चाह रहा हूँ, ये है, और तुमसे प्रोडक्ट ये चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग पूरी करते रहना। तो थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा कि नहीं ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली हमने माइंड का पूरा तरह यूज़ लिया। हाँ, इसके अलावा अब देखो जो भी नंबर था यार, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ जाए तो सीरियसली प्रोडक्ट बना। चलो सीरियसली प्रोडक्ट बनाओ, सोचो प्रोडक्ट के बारे में। ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगा और ये सड़क से अटैक करेगा। और दोस्त, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनने की उम्मीद रखते हो क्या? हाँ या नहीं? ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनने की उम्मीद रखते हो दोस्त, है ना? अंडरस्टूड है कि ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा माय डियर, अगर तुम्हारे सामने ये आ जाए तो उम्मीद करता हूँ कि इसका प्रोडक्ट हम बनाएंगे मिलके, या बना लोगे तुम। कुछ नहीं करो, वीडियो पॉज करो पहले तो, ये पॉजिटिव चार्ज ये सटक से अटैक मार देना, ठीक है। ओके, मैं सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पीएच लिख दे रहा हूँ यार, ये इसको मैं पीएच मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। बाकी थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा सकते हो। अगर तुम्हारे सामने ये कुछ ऐसे आ जाए और ये HF दे दे, ठीक है, H+ के साथ हीट करने को कह दे, तो देखो, और आपसे बोलता है प्रोडक्ट बनाओ, ये भी अपने टाइप में एक अपने आप में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का हिस्सा है, डोंट वरी। बस इसका अंतर ये है कि तुम इसके मैकेनिज्म से कैसे खेलते हो, इसके मैकेनिज्म से तुम कैसे खेलते हो, यही तुम्हारी जीत है। तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी तोप बात नहीं बोल रहा हूँ। ये H+F- है, मतलब अल्टीमेटली तुमने इस बॉन्ड को तोड़ना है और H+ लाना है,
यहाँ पे तुम्हारा कार्बोकैटायन रह जाएगा, यहाँ तुम्हारा हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। ओके, और F- का अटैक मत करा देना, तुम्हें चूंकि इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। बच्चे बोलते हैं चल लो F- का अटैक भी करा दिया, तो ये मुंह देखने के लिए हो जाएगा। बड़ी झोल है केमिस्ट्री में यार ना। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इतू से लेवल बढ़ाते हैं, इतू सा। अगर तुम्हारे सामने ये आ जाए, हाय कितने सारे क्वेश्चन हो गए यार, मजा आती है। एच दे देगा, है ना, एच दे देगा, HCl दे देगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल दे देगा और अटैक करने को कह देगा। तो पहले तुम तो ये बना देना यार, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सड़क से अटैक मार देना। अब अटैक करा के दोस्त तुम अपने प्रोडक्ट के बहुत ही करीब हो और तुमने प्रोडक्ट कुछ क्रिएट कर लिया ये, ठीक है। आर्य वचन में, और अगर तुमने ये किया हाँ, ये कर दिया, सॉरी प्यास लग रही थी। पानी को तुमने अलग कर दिया और इस बेंजीन पे ये अटैक मार दिया और सड़क से प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो देख सकते हो कितने डिफरेंट टाइप के अपन लोग रिएक्शन कर रहे हैं, नाम वही, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। ओके, ये करके दिखाओ। हाँ, ये लो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए इस पे। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसको मैं पीएच मान ले रहा हूँ, आई एम सॉरी, इसका अटैक करा दे रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा। लेवल थोड़ा सा बढ़ाते, थोड़ा सा। अगर तुम्हारे सामने दोस्त ऐसा कभी कंडीशन आ जाए तब क्या करोगे? ये दे देगा और यहाँ दे देगा एनहाइड्रस AlCl3, तो तुमसे बोलेगा कि यार प्रोडक्ट बनाओ, तुमसे बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, मैं इसको नंबरिंग करके तुम्हें समझाना चाहूँगा। ये मान लें नंबर 1 है, नंबर 2 है, इस नंबर 1 और 2 के साथ ही O लगा हुआ है दोस्त। देखो तुम्हें पता है कि जो ट्राई साइक्लिक की रिंग होती है, ये ट्राई साइक्लिक की रिंग अपने आप में अनस्टेबल रिंग है, और चूंकि अनस्टेबल रिंग है ये इसलिए अपने आप में इंसर्शन की हेल्प से ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा। मैं कह सकता हूँ कि ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव में ब्रेक होगी और कुछ ऐसे हो जाएगी बाद में। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबरिंग करके चलते हैं, नंबर 1 ये 2, ये O माइनस, और चूंकि यहाँ पे AlCl3 है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने इसके साथ एक इंटरेक्शन दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे 1 पे तुमने किसका अटैक कराया दोस्त? पॉजिटिव चार्ज का अटैक कराया। और अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये हमारे बेंजीन पे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ठीक है, ये इंटरेक्शन है थोड़ा एल माइनस पॉजिटिव का, इस पे अटैक करा दिया। और जब मैंने इस पे अटैक कराया
तो मुझे कंडीशन कुछ ऐसी नजर आई। कितने कार्बन हो जाएंगे यार, गिन लेते हैं यार, 1 2 3, तो 1 2 3 है ना, और ये कार्बन, ये 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये तीसरे कार्बन के बगल में लगा है तुम्हारे पास O माइनस और AlCl3 प्लस। ठीक है, कहीं कार्बन की कमी बेसी हो जाए तो यार नाराज मत होना। हाँ देखो, शुरुआत से कमी बेसी चल रही है ना। ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 2 था, ये कार्बन 1 और ये 2, तो यार शिट शिट, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा कार्बन बढ़ गया, शक हो रहा था उसी कार्बन पे। ए कुछ ही ऐसे हो जाएगा यार, एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस यार, कभी कभी हो जाता है ना। 1 2 और ये O माइनस AlCl3 प्लस, और यहां पे भी दोस्त कुछ ऐसा। हमने कहा वही शक पैदा इसलिए वो इतने कार्बन कहाँ से आ गए है ना। ये इस पे अटैक, और मैं मान के चल रहा हूँ अटैक हो गया होगा। अटैक होने के बाद कुछ ऐसी पिक्चर आ जाएगी यार, ठीक है। बाकी बाद में तुम फिर से AlCl3 या किसी H प्लस को डाल के इसको बैलेंस कर लोगे। और ये कुछ एज अ प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा मैंने बस लेवल को एक स्टैंडर्ड लेवल पे ले गया, जहाँ पे हमने ये सीखा कि यार अगर इसको अपन लोग एपॉक्साइड्स बुलाते हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपका एपॉक्साइड्स है, या इसको कुछ बुक साइक्लिक ईथर बुलाती हैं। तो अगर हम बेंजीन का एपॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, अगेन फॉलोड बाय फ्री रेडिकल फ्रीडल क्राफ्ट आपकी रिएक्शन अल्काइलेशन वाली, तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। ठीक है, एक और चीज़ बढ़ा देता हूँ, इसको बोलते हैं रिंग क्लोजर। रिंग क्लोजर, या इसको हम लोग C1 C2 क्लोजर बुलाते हैं, C1 and C2 क्लोजर बुलाते हैं। देखो, एक सिचुएशन में क्रिएट कर दे रहा हूँ, मेरे पास एक सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की एक सिचुएशन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखा उसने, यहाँ पे Cl दे रखा है, ये C, यहाँ पे उसने Cl दे रखा है, इस बार नंबरिंग करके चलेंगे, गलत ना हो जाए, 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे उसने AlCl3 दिया है और कहा है प्रोडक्ट बनाओ। तो देखो, मैं इतना समझ रहा हूँ, ये बात तुमको समझ में आ गई होगी कि मान लेना यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट अटैक कराया है तुमने, तो थोड़ा सा उसको खोल ही लेते हैं यार। कुछ ऐसे कर लेते हैं क्या, मान के चलता हूँ तुमने ऐसे कुछ किया है, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये C 2 नंबर वाला, ये 1 वाला नंबर C, ये 3, ये 4, ये 5 वाला C, उसके साथ ये लगा Cl और ये मेरा C। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस आपको नज़र आ रही होंगी। नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 and 6, और यहाँ पे आपने पहले डीप्रोटोनेशन किया, डीप्रोटोनेशन करने के बाद आप कुछ यहाँ पहुँचे दोस्त, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ 5 पे लगा दिया तुमने Cl, और ये दोस्त तुम्हारा 6। ठीक है, लेकिन अभी तुम चूंकि कंटिन्यू करने वाले हो, क्लोज करने वाले हो रिंग, ओपन रिंग नहीं छोड़ी जाती कभी भी, तो मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे Cl और ये 6। फिर से वही AlCl3 पड़ा होगा नो डाउट, एनहाइड्रस पड़ा होगा नो डाउट। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये बॉन्ड खुलेगा यहाँ से। जब बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये इस पर अटैक, मतलब पहले रिंग को ओपन करते हैं और एक रिंग को क्लोज की जाती है। क्लोज करने से रिंग को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है, और कोई बात नहीं है। क्लोज रिंग आर मोर स्टेबल देन ओपन चेन। और ये इसके साथ ये बॉन्ड और ये यहाँ पे आ जाएगा Cl, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाली 6। और फाइनली इसके बाद आप इस H+ से यहाँ से डिप्रोटोनेट करते हो, और जब तुम इसको डिप्रोटोनेट करोगे तो तुम्हारी कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 का इंटरेक्शन और कुछ ऐसा, ठीक है। इसके बाद बुक्स क्या करती हैं, इसको यहाँ से हीट कर देती हैं, और हीट करती हैं किसी पैलेडियम कार्बन के साथ या किसी और अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, जो डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को बाहर निकाल सके। और हाइड्रोजन को जब बाहर निकालता है दोस्त, तो फाइनली इसकी पिक्चर बहुत खूबसूरत सी आती है, ठीक है। ये यहाँ बेंजीन नहीं बनाई थी, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है। ओके, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनने की चांसेस हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पैलेडियम कार्बन के साथ अपन लोग ने डिहाइड्रोजनेशन, डिप्रोटोनेशन किया, मतलब H2 बाहर निकाला या डिहाइड्रोजन। ओके, ठीक, क्लियर कट बात समझ में आ रही है। तो इतनी बातें तुम्हें याद रखनी है आज के लिए, इतनी बातें काफ़ी थी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिडेल क्राफ्ट का एसाइलेशन देखेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज़ आप कंटिन्यूस फॉर्म में देखोगे, तभी आपको सीरीज़ समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आज दिए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, इसलिए उस क्वेश्चंस को अभी आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे ही उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट टर्न पे। आई होप मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा।